आप सभी को दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल एजुकेशन। इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका महत्वता है और इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं एज अ स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए। आइए देखते हैं कि स्पेशल एजुकेशन क्या होता है। स्पेशल एजुकेशन उन छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा है जिनकी सीखने की आवश्यकताएं सामान्य छात्रों से भिन्न होती है। ठीक, तो विशेष शिक्षा किसके लिए है? जो एबनॉर्मल चाइल्ड्स होते हैं, नॉर्मल से भिन्न होते हैं। इन छात्रों में विभिन्न प्रकार की अक्षमताएं जैसे सीखने की अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता, श्रवण बाधिता, दृष्टि बाधिता, शारीरिक अक्षमता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आदि या विशिष्ट प्रतिभाएं हो सकती हैं। तो ये किस प्रकार के छात्र होते हैं? इनमें विभिन्न प्रकार की क्या होती है? अक्षमताएं होती है, मतलब कि इनमें बहुत सारी योग्यताएं क्या होती है? कम होती है या नहीं होती है ना। जैसे कि उनमें सीखने की अक्षमता होती है, सीखने में उनको बहुत समस्याएं आती हैं। या बौद्धिक अक्षमता हो गई, किसी चीज को समझने में, उसे बौद्धिक स्तर पर समझने में बहुत सारी इनको समस्याएं आती हैं। श्रवण बाधिता, जैसे कि उनको सुनने में समस्या आती हो या फिर नहीं सुन पाते हो। या जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसी वक्त से उनको सुनने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और बहुत सारे बालक ऐसे होते हैं कि किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं तो उस समय कई बार श्रवण बाधिता हो जाती है। फिर उसके बाद दृष्टि बाधिता, सेम उसी प्रकार से देखने में जिस बच्चों को समस्याएं आती हैं या वो नहीं देख पाते हैं बिल्कुल ही, या फिर किसी कारणवश से उनके नेत्रों में समस्या आ जाती है या उससे संबंधित है। शारीरिक अक्षमता है, शारीरिक क्षमताओं में जैसे कि शरीर का कोई अंग हो जिसमें कुछ समस्याएं आ गई हो या फिर वो टूट गया हो या चलने में या फिर कोऑर्डिनेशन करने में फिर समस्या आती हो। अगला है एक पॉइंट है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये क्या होता है? एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ये विकासात्मक विकार है जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है ना। जैसे कि इसमें क्या होता है कि दोहराने में परेशानी होती है या व्यवहार खास तरह का करने में इनको समस्याएं आती है। जैसे कि हम लोग नॉर्मल व्यवहार करते हैं ना, तो उसको करने में इनको समस्याएं आती हैं। या फिर जैसे कि इनको बदलाव नहीं पसंद है, जैसे कि मान लीजिए कोई चेंजिंग अचानक से करते हैं या फिर बदलाव करने का हम प्रयत्न करते हैं तो इन्हें बहुत सारी उसको अडॉप्ट करने में समस्याएं आती हैं। ठीक, विशेष शिक्षा का उद्देश्य इन छात्रों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत और अनुकूलित शिक्षण प्रदान करना है। तो स्पेशल एजुकेशन क्या करता है कि ऐसे बालकों को पूर्ण क्षमता है ना, पूर्ण रूप से कोशिश करना रहता है कि यह अपने जो भी इनकी इंडिविजुअल्स नीड्स है उनको हम लोग पूर्ण करें और इनको एज अ सामान्य बालक के श्रेणी में ला के रखे तक कि वह अपना जीवन यापन कर सके। आइए फिर देखते हैं विशेष शिक्षा के लिए शिक्षक का क्या महत्व है ना, कि जो स्पेशल एजुकेशन होते हैं उसमें एक एजुकेटर या फिर एज अ टीचर का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो सबसे पहला व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझना और पूरा करना। ठीक, कि हम लोग बच्चों को क्या करेंगे, जो भी उनकी इंडिविजुअल नीड्स होते हैं ना उसको समझेंगे तथा उनको पूरा करेंगे, है ना। जो भी उनके रुचि के अनुसार होंगे या फिर उनके स्तर के अनुसार होंगे उसको हम पूर्ण करेंगे। फिर अनुकूलित, दूसरा है अनुकूलित शिक्षण रणनीतियां, है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ऐसे ऐसे हम लोग शिक्षण पद्धतियों का यूज करेंगे जो कि इनके अनुसार हो। सामाजिक और भावनात्मक विकास चौथा था। और पांचवा है जीवन कौशल का विकास करेंगे, कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। छठा है माता पिता और अन्य पेशेवरों के साथ समन्वय। सातवां है प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप। आठवां है वकालत और जागरूकता। आइए इन पे चर्चा करते हैं। पहला है व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझना और पूरा करना, है ना। इसमें क्या करेंगे, जो भी स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जो एबनॉर्मल चाइल्ड होते हैं, जो असामान्य बालक होते हैं, उनके आवश्यकताओं को समझेंगे तथा उनको पूर्ण करेंगे। देखिए क्या क्या उनकी आवश्यकताएं हो सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चों की सीखने की शैली, गति और चुनौतियां अलग अलग होती है ना। कि हम लोग जैसे जानते हैं चाहे वो विशेष हो या फिर नॉर्मल चाइल्ड हो ना, सभी के इंडिविजुअल्स जो भी सीखने की शैली हो, गति हो, वो अलग ही होती है। एक विशेष शिक्षक इन व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझता है और उनके अनुरूप शिक्षण योजनाएं, आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम बनाता है और लागू करता है। तो इसमें एक एजुकेटर क्या करता है कि उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं या जो भी उन शिक्षण नीतियां क्या क्या हमें अपनानी है, तो वह क्या करती हैं, एक व्यक्तिगत रूप से उन सब का निर्माण करती तथा उसे लागू करती है। दूसरा है अनुकूलित शिक्षण रणनीतियां। सामान्य कक्षा में के शिक्षण तरीके इनके लिए पर्याप्त नहीं होते हैं।
विशेष शिक्षा शिक्षक विशेष शिक्षा रणनीति या तकनीकों और सामग्री का उपयोग करते हैं जो इन छात्रों को प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अनुकूलित उनको शिक्षण रणनीति या जो भी टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं उनका हम लोग प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बालक है, उसे देखने में समस्या हो रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको थोड़ा-सा, जैसे कि क्लास में अगर वो पीछे बैठा है तो उसको फ्रंट में ला देंगे ताकि उसे देखने में जो भी समस्या आ रही है वो पूर्ण हो सके। या फिर कोई बालक हो जिसे देखने में दिखाई ही ना देता हो, तो ऐसे बालकों के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऐसी रणनीतियाँ बनाएँगे, जैसे कि मान लीजिए क्लासेस में क्या करेंगे, स्पीकर्स लगा देंगे ताकि वह उसको सुन करके फिर अपनी पढ़ाई को पूर्ण कर सके, है ना। इसी प्रकार से और भी विभिन्न तरीके की जितने भी उनमें अक्षमताएँ होंगी तो उनके अनुसार हम लोग अपनी-अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाएँगे ताकि उनको शिक्षा पूर्ण रूप से दे सकें। तो इसमें टीचर की बहुत ही भूमिका होती है ना। समावेश को बढ़ावा देना, अब देखते हैं कि इंक्लूजन, है ना, कि समावेश को कैसे बढ़ावा देंगे। विशेष शिक्षक न केवल विशेष कक्षाओं में पढ़ाते हैं बल्कि वे सामान्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षाओं में सफलतापूर्वक शामिल किया जा सके, है ना। तो समावेशन को कैसे बढ़ावा दे सकेंगे कि वो लोग जितने भी एज अ सामान्य टीचर हो गए उनके साथ क्या करते हैं, मिल करके काम करते हैं ताकि वो क्या कर सके, जो भी असामान्य बालक हैं उन सबको सामान्य बालक के रूप में रख करके उनका सफलपूर्वक विकास कर सके और सामान्य कक्षाओं में उनको शामिल कर सके। वे समावेशी शिक्षा के लिए सहायक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये समावेशी शिक्षा में निभाने की मतलब समावेशी शिक्षा को, समावेशी का क्या मतलब है, जहाँ पे सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाती हो, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो या फिर एज अ गिफ्टेड चाइल्ड हो, है ना, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। चौथा है सामाजिक और भावनात्मक विकास। इसमें क्या है कि अकादमिक सीखने के साथ साथ विशेष शिक्षा शिक्षक छात्रों के सामाजिक भावनात्मक कौशल, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के विकास पर भी ध्यान ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो इसमें क्या करते हैं, सामाजिक और भावनात्मक विकास भी करते हैं, है ना। बच्चों का क्या करते हैं, समाज के साथ उनका समाज के साथ वो समन्वय कर सके, उनसे उनके हाव भाव व्यवहार के रूप चल सके, उसमें अपना व्यवहार जो होता है कैसे उनके अनुकूल कर सके। तो इसमें क्या होता है, शिक्षकों की बहुत ही मुख्य भूमिका होती है कि उनके सामाजिक भावनात्मक कौशल, जो उनकी क्षमताएं हैं, उनका जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ाए ताकि वह अपना समाज के साथ समन्वय कर सके। पांचवा इसका क्या इंपॉर्टेंस है, जीवन कौशल का विकास, है ना। कई विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्वतंत्र जीवन जीने के लिए दैनिक जीवन के कौशल जैसे स्वच्छता, खाना बनाना, व्यक्तिगत देखभाल सीखने की आवश्यकता होती है ना। तो जीवन कौशल से क्या तात्पर्य है कि जो हमारे दैनिक जीवन में जो भी काम होते हैं उनको करने से संबंधित है। तो विशेष जो इसमें शिक्षक होते हैं वो बच्चों को स्वतंत्र जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीजें बताते हैं, जैसे स्वच्छता हो गई, साफ सफाई हो गया, या खाना बनाना हो गया अपने से, या फिर अपनी खुद की देखभाल, है ना, जैसे कोई अगर ना रहे तो अपनी वो देखभाल कर सके, साफ सफाई अच्छे से रख सके ताकि उन्हें कोई रोग ना हो। तो इनके लिए क्या करते हैं, ये सीखने में उसकी मदद करते हैं। विशेष शिक्षक इन कौशलों को सिखाने में मदद करते हैं। माता पिता और छठा है माता पिता और अन्य पेशेवरों के साथ समन्वय, है ना। तो विशेष शिक्षा क्या करता है, विशेष शिक्षक शिक्षा जो भी छात्र होते हैं तो उनकी प्रगति की चर्चा के लिए, उनके सर्वोत्तम समर्थन सुनिश्चित करने के लिए जो उनके माता पिता हो गए या स्कूल के जो भी मनोवैज्ञानिक हो गए या चिकित्सक हो गए, उन सब के साथ मिल करके उन बच्चों के जो भी हिस्ट्री में जो भी समस्याएं रही हैं उन पे पोर्टफोलियोज बना करके या फिर उन पे एक हिस्ट्री तैयार करके फिर उनके उनके साथ क्या करते हैं, माता पिता और उनके साथ समन्वय कोशिश करते हैं कि इस प्रकार से कार्य करना चाहिए ताकि उनको सफलता मिल सके, वह अपना समन्वय कर सके। अगला है सातवां, प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप। तो इसमें क्या करना है, प्रारंभिक पहचान, तो इसमें विशेष रूप से शिक्षक क्या करते हैं कि बच्चों की आवश्यकताओं को जल्द से जल्द पहचान करते हैं और उनमें क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही हस्तक्षेप कर देंगे तो कहीं ना कहीं उनकी समस्या जो भी आ रही है उसमें समाधान हो सकेगा, है ना। जिस प्रकार से अगर किसी को एज अ नॉर्मल बुखार होता है तो उसे जल्द से जल्द अगर हम लोग दवा दे दे तो वो जल्दी ठीक हो सकता है, परंतु अगर उस पे समय पर अगर उसकी दवा ना किया जाए तो वही बुखार टाइफाइड का रूप ले सकती है या फिर और भी किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। आठवां है वकालत और जागरूकता। विशेष शिक्षक समाज में विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के अधिकारों और जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी वकालत करने में भी योगदान देते हैं ना। तो विशेष शिक्षक क्या कहते हैं, समाज में जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, उनके व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, अधिकारों को जागरूक करने का भी कार्य करते हैं तथा उनको उनके अधिकारों के विषय में बताते हैं। ठीक है, फिर अगला देखते हैं कि विशेष शिक्षा के लिए शिक्षक की तैयारी, है ना, कि अब विशेष शिक्षक बनने के लिए हम लोग क्या क्या तैयारियां करेंगे, किन किन चरणों से गुजरेंगे उसको देखते हैं ना। कि एक स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए
कैसे-कैसे हम लोग स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं ना। तो सबसे पहले देखेंगे शैक्षिक योग्यता और विशेषज्ञता क्या-क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक ग्रेजुएशन करेंगे, स्नातक डिग्री हमारे पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर स्नातकोत्तर डिग्री, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि स्नातक में हो गया, डीएड स्पेशल हो गया, है ना, डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल हो गया, या फिर बीएड स्पेशल हो गया, बैचलर ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में, है ना। क्योंकि एक तो सामान्य बीएड होता है और एक डीएल होता है ना, डीएड होता है। तो उसमें क्या है, ये इसमें अलग होता है ना, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्पेशल एजुकेशन के विषय में सिखाया जाता है। जो असामान्य बालक हैं कि उनको कैसे समझाएंगे, उनकी आवश्यकताओं को कैसे समझेंगे, उन्हें कैसे पढ़ाएंगे, कौन से मेथड्स यूज करेंगे, तो इन सब में हमको शिक्षाएं दी जाती है ना। फिर अगला है, दूसरा पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण पे ध्यान। तो इनके पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण पे कैसे ध्यान देंगे, देखिए विकलांगता की समझ। सबसे पहले हमें विकलांगता की समझ होनी चाहिए ना, जैसे कि विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं, उनके कारण और विशेषताओं और सीखने पर उनके प्रभाव की गहरी समझ होनी चाहिए, है ना। फिर अगला क्या है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम हो गया, को डिजाइन करने और लागू करने में मूल्यांकन करने का हमारे अंदर कौशल होना चाहिए। कैसे हम लोग एज अ इंडिविजुअल बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे उनका इवेल्यूशन करेंगे, ये सब भी हमको आना चाहिए। अगला है मूल्यांकन और आकलन, कि किस प्रकार से हम लोग विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों की प्रगति का आकलन करने के लिए विभिन्न मूल्यांकनों, उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करेंगे। फिर अगला है समावेशी शिक्षा की प्रथाएं, कि हम लोग किस तरह से एज अ समावेशी जो शिक्षा होती है, इंक्लूजन होती है, सामान्य कक्षाओं में विशेष छात्रों को शामिल करने के लिए रणनीति या सह शिक्षण को, टीचिंग मॉडल को हम लोग तैयार करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, ये भी हमें आना चाहिए, उसकी भी प्रिपरेशन करनी चाहिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई असामान्य बालक है, उसे सामान्य बालक की श्रेणी में लाने के लिए क्या क्या हम लोग टीचिंग स्ट्रेटेजीज का, क्या क्या मेथड्स का यूज करेंगे, वो भी हमको आना चाहिए। उसके बाद है जीवन कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण। छात्रों को स्वतंत्र, इसमें क्या है कि छात्रों को स्वतंत्र जीवन जीने के लिए आवश्यक कौशल हमको सिखाना है ना। कि जो भी उनको जीवन जीना है, तो उनको जो भी जीवन जीने के लिए आवश्यक कौशल होते हैं, किस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए, कैसे कहाँ पे बात करना चाहिए, समाज में कैसा समावेश हमारा हो सकता है, उस उन सब चीजों का हम लोग क्या करेंगे, उस पर प्रशिक्षण देंगे उनको, है ना। इन सब का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। फिर उसके बाद है व्यक्तिगत गुण और कौशल। तो व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल हमारे अंदर क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या हमारे अंदर स्किल्स होने चाहिए, जैसे धैर्य और सहानुभूति होनी चाहिए, है ना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सीखने में अधिक समय और विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है ना। जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, है ना, तो उनको क्या होता है कि वो जो सामान्य बालक होते हैं, जैसे कि वो लोग जिस तरह से ध्यान अपना केंद्रित कर लेते हैं, ये लोग जल्दी नहीं कर पाते, इनको थोड़ा सा समय लगता है ना। तो इसलिए शिक्षक में धैर्य और सहानुभूति होनी चाहिए, ताकि वह उनकी आवश्यकताओं को समझ सके और उनको पूर्ण कर सके। फिर अगला है मजबूत संचार कौशल, है ना। छात्रों, माता पिता, सहकर्मियों और अन्य पेशेवरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता होनी चाहिए, है ना, ताकि हम लोग क्या कर सके, उनकी जो समस्याएं हैं उसको हम लोग समझ सके, है ना। या जो हम जब हम बच्चों से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, उनसे बातचीत ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनकी आवश्यकताओं को कैसे समझेंगे और उनके जो भी नीड्स है उसको कैसा पूरा करेंगे। तो हमारे अंदर एक संचार कौशल, एक कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही आवश्यक होती है कि हमारे अंदर वो होनी चाहिए। फिर है समस्या समाधान और रचनात्मकता। इसमें क्या है कि छात्रों की अनूठी चुनौतियों का सामना करने के लिए नवीन और रचनात्मक शिक्षण विधियां विकसित करना, है ना। जो भी उनके रचनात्मक शिक्षण को हम लोग कैसे कैसे उनका विकसित कर सकते हैं, उन सब भी हम लोग को क्या होना चाहिए, कई सारी रणनीतियां बनानी चाहिए, है ना। फिर अनुकूलनशीलता है। अनुकूलनशीलता से क्या तात्पर्य है कि विभिन्न सीखने की शैलियों और बदलती जरूरतों के अनुकूल होने की क्षमता, है ना। कि जिस प्रकार से बालकों की जरूरत, मतलब जैसे कि उनके जरूरत होती है, तो उसके प्रकार से हमें शैलियों को भी बदलना चाहिए, है ना। अपनी शैलियों को बदल करके उनको पढ़ाना चाहिए, ताकि वो लोग क्या कर सके, अपने आप को सामंजस्य कर सके, समन्वय स्थापित कर सके। सहयोग और टीम वर्क भी होना चाहिए, कि अन्य शिक्षकों, चिकित्सकों और माता पिता के साथ मिलकर काम करने की इच्छा भी होनी चाहिए, है ना। तो इसकी प्रिपरेशन करने के लिए क्या होना चाहिए कि हमारे अंदर एक सहयोग और टीम वर्क की भावना हो, ताकि जैसे कि मान लीजिए कि जो स्पेशल चाइल्ड है, उसके माता पिता से हम लोग जा करके मिले, या फिर चिकित्सकों से मिल करके, जो भी डॉक्टर्स उनके मिल करके हम लोग उसकी समस्या को समझे, तथा उसको उसका कैसे निवारण करें, तथा उसे कैसे उपचार उसका दिया जाए, ताकि वह उसमें क्या हो सके, आगे बढ़ सके, वह सामान्य बालक की श्रेणी में आ सके। तो इसको पूरा करने के लिए भी हमें क्या है, सहयोग, टीम वर्क हमारे लिए आवश्यक है।
प्रेरणा और प्रतिबद्धता सबसे बहुत ही आवश्यक है ये कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए गहरी प्रेरणा और बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रतिबद्धता होनी चाहिए हमारे अंदर, है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग स्पेशल एजुकेटर बन गए या फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं सैलरीज वगैरह के लिए, नहीं। हमारे अंदर क्या होना चाहिए कि इनर मोटिवेशन होना चाहिए ताकि हम लोग एक सकारात्मक बदलाव ला सके। चौथा है निरंतर व्यावसायिक विकास भी होना चाहिए। निरंतर व्यावसायिक विकास से क्या तात्पर्य है कि विशेष शिक्षा का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है ना, इसका क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। कैसे विकसित हो रहा है कि इसमें कई प्रकार के जो भी दिव्यांग बालक है, बहुत तरीके के बालक है जो इनको लिखने में, सुनने में, देखने में, चलने में या फिर उनको कोऑर्डिनेशन करने में समस्याएं हो रही, उनको भी इस शिक्षा के क्षेत्र में उनको जोड़ने का कोशिश किया जा रहा है ना। उनको शिक्षा जो भी इससे दूर है उनको लाने का इसमें कोशिश किया जा रहा है ना। तो हमें क्या होना चाहिए कि निरंतर व्यावसायिक हमारा विकास होना चाहिए, है ना। कैसे हो सकता है कि इसलिए शिक्षकों के लिए क्या होना चाहिए, नवीनतम शोध हो गए, रिसर्च हो गए, तकनीक हो गए और नीतियां हो गई, जो मॉडर्न नीति हो गई या फिर कंप्यूटर का यूज करके या फिर जो भी प्रोजेक्टर्स है उन सब का यूज करके हम लोग कैसे कैसे अपने कार्यशालाओं और सम्मेलनों में भाग लेना चाहिए ताकि हम लोग बच्चों को अच्छे से शिक्षा प्रदान कर सके, है ना। फिर आगे देखते हैं कि इसमें एक वर्ड आया था RCI, है ना। इसके विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसको हिंदी में, इंग्लिश में रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और हिंदी में भारतीय पुनर्वास परिषद कहते हैं ना। पुनर्वास से क्या तात्पर्य हमारा कि पुनर्वास, पुनः वास कराना, मतलब कि सामान्य जीवन में जीने में इनकी मदद करना, है ना। जैसे मान लीजिए जो भी बालक स्पेशल चाइल्ड्स हैं तो उनको समाज में फिर से शामिल करने के लिए हमें क्या करना है, प्रयास करना है। तो RCI भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटोरी बॉडी है। इस वैधानिक निकाय से क्या मतलब है कि कानून द्वारा इसको मान्यता है और इसको कई सारी शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो इसकी स्थापना 1992 के RCI अधिनियम के तहत हुई थी, है ना। एक एक्ट के द्वारा हुआ 1992 में, जिसे RCI एक्ट 1992 कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य है कि जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको पुनर्वास मतलब सामान्य जीवन में जीने के लिए मदद करना और समाज में फिर से समन्वय स्थापित करने के लिए मदद करना, है ना। यह विकलांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने और योग्य पेशेवरों का केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर भी रखता है ना। तो ये क्या करता है, RCI एक रजिस्टर भी रहता है जिसमें जो भी पेशेवर हो गए, केंद्रीय पुनर्वास एक रजिस्टर में उन सब के व्यक्तियों का क्या करता है, उसमें डेटाज रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि अयोग्य व्यक्ति इन सेवाओं को प्रदान न करे, है ना। तो ये क्या करता है, ये रजिस्टर में, जैसे कि मान लीजिए अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एज फेक डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं और लाभ लाभ प्राप्त करते हैं। तो ये क्या करता है कि उन जिसको जरूरत है, जिनको ये नीड्स है, जो स्पेशल चाइल्ड्स है ना, तो उनको ही मिले। तो इनका क्या कार्य होता है कि उनको ही प्रदान करें, है ना। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अ, आप लोगों ने इतना अपना कीमती समय दिया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।